बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, फ़िज़िक्स की क्लास में तमाम मैट्रिक क्लास के तलबा को हम खुशामदीद कहते हैं। चैप्टर नंबर 14 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे सामने है और आज हमारा लेक्चर नंबर 18 आपके सामने आएगा। आज हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अज़ीज़ तलबा, हम ये बात पहले आपको बता चुके हैं कि दो तरह के मीडियम्स पाए जाते हैं लाइट के स्टडी के एतबार से। एक रेयर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम होता है। रेयर मीडियम वो होता है जो निस्बतन कम डेंस या लेस डेंस कहलाता है और डेंसर मीडियम वो होता है जो मोर डेंस कहलाता है। इन दोनों मीडियम्स के दरमियान में जब लाइट ट्रैवल करती है तो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है। हम ये बात जानते हैं कि अगर एक लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है। और ये फिनोमेना ऐसे होता है कि लाइट अपनी स्पीड को चेंज कर लेती है और जब लाइट चेंज होती है तो वो या तो नॉर्मल लाइन से अवे हो जाती है या फिर नॉर्मल लाइन की तरफ झुक जाती है। और ये बात भी हमें मालूम है, पिछले लेक्चर में हमने ये बात कही थी कि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। लेकिन जब रेयर मीडियम की तरफ जाती है डेंसर मीडियम से, यानी डेंसर मीडियम से ट्रैवल करती हुई रेयर मीडियम में जा रही होती है, तो ऐसी सूरत में उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो नॉर्मल लाइन से दूर होती चली जाती है, यानी उसका एंगल बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पर इस बात को जहन में रखें कि जब भी हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगे, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगे तो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा और रिफ्रैक्शन के प्रोसेस के साथ साथ जो एंगल आई है वो छोटा होगा और एंगल आर बड़ा होगा। इस बात को भी हम यहाँ पर रिपीट करते चलें कि एंगल आई किसे कहते हैं और एंगल आर किसको कहते हैं। आपको याद होगा कि हमने ये बात कही थी कि एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस वहाँ बनता है जहाँ पर जो पहला मीडियम होता है, और एंगल आर वो मीडियम होता है जो दूसरा मीडियम कहलाता है। क्योंकि ये बात तो तय है कि लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो अपने रास्ते को चेंज करती है रिफ्रैक्शन के प्रोसेस के दौरान। तो जब यहाँ से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई लाइट रे जाती है, ट्रैवल करती है, तो उसमें डेंसर मीडियम में उसका एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा और रेयर मीडियम में एंगल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने तमाम पूरे के पूरे प्रोसेस को 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस डिफाइन भी हो रहा है और स्टेप्स भी आपको डिफाइन करके दे रहा है। तो पहला स्टेप ये है, व्हेन अ लाइट बीम कम्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस वक्त तो होगा ही नहीं जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी, बल्कि सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है कि जब लाइट बीम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। अगर हम नीचे जो पिक्चर दी हुई है उस पर गौर करें तो एक ग्रे मैटर आपको नज़र आ रहा है और एक वाइट मैटर या वाइट पोर्शन आपको नज़र आ रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो पॉइंट O से 3 रेज निकलती हुई नज़र आ रही हैं। ये दरअसल 3 डायग्राम्स हैं, 3 मुख्तलिफ डायग्राम्स हैं। 3 मुख्तलिफ डायग्राम्स इस तरह से कि अगर आप बिल्कुल उल्टे हाथ वाली लेफ़्ट वाली ये एक्सट्रीम लेफ़्ट वाली अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे जो इंसिडेंस रे आ रही है, ये इंसिडेंस रे वो है जो फर्स्ट मीडियम में पाई जाएगी और फर्स्ट मीडियम हमारा इस वक्त डेंसर मीडियम है। ये जो रे है, ये रे हमारे पास जब ट्रैवल करती हुई रेयर मीडियम
के बिल्कुल बाउंड्री पे टकराती है तो एक नॉर्मल लाइन जो यहाँ पर नज़र आ रही है उससे दूर होती चली जाती है। अब यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल आई और एक एंगल आर। एंगल आई छोटा है, नज़र आ रहा है कि छोटा है, और एंगल आर बड़ा है, नज़र आ रहा है कि ये एंगल आर आई से बड़ा है। अब जब ऐसी सूरत हो तो इस सूरत में यहाँ पे एक फिनोमिना हो रहा है जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन ये फिनोमिना डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने का प्रोसेस हमें बता रहा है। अब अगर इसको आगे बढ़ाएं तो इसकी जो सेकंड रे आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एंगल आई बढ़ा दिया। ये जो एंगल आई फर्स्ट फिगर में, पहली फिगर में आपको नज़र आ रहा था, ये छोटा है, लेकिन जो सेकंड हमारे पास यहाँ पर फिगर नज़र आ रही है, इसमें एंगल आई हमने देखें कितना बढ़ा दिया। अब ये जो एंगल आई बढ़ गया तो डेफिनेटली यहाँ पर बनने वाला जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो नॉर्मल के साथ आर एंगल बना रहा है, यहाँ पे आके वो भी बढ़ जाएगा। और बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा भी आएगा कि इसको 90 डिग्री पर पहुँच जाएगा। जब ये 90 डिग्री पर पहुँचता है तो आप ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जिस आई पर खड़े हुए हैं, जिस आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर खड़े हुए हैं, उसके मुकाबले में ये बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर हो गया। आइए इस सेकंड पॉइंट को ज़रा गौर से देखें कि ये क्या लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट ये है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। एक एंगल का यहाँ पे तस्करा होता हुआ नज़र आ रहा है जिसे क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो सेकंड फिगर हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू थीटा सी लिखा हुआ है। ये जो थीटा सी है ये ये क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसके मुकाबले पे बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास ये जो एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। मैं फिर दोहराता चलूं कि इस पहली फिगर में हमारे पास एंगल आई छोटा था। एंगल आई छोटा होने की वजह से एंगल आर जो बन रहा था वो 90 डिग्री नहीं था, तो इस एंगल आई को हम क्रिटिकल एंगल नहीं कहेंगे। लेकिन दूसरी फिगर में हमने एंगल आई को बढ़ा दिया, यहाँ तक बढ़ाया कि उसके मुकाबले पे बनने वाला एंगल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर हो गया। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उससे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस जो फर्स्ट मीडियम में यानी डेंसर मीडियम में बन रहा था, इसको क्रिटिकल एंगल कहा जाएगा। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, हमने इस एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को और मज़ीद बढ़ा दिया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं थर्ड फिगर में यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि आई ग्रेटर देन थीटा सी। थीटा सी एंगल ऑफ ये क्रिटिकल एंगल है, और यहाँ पे आई को हमने क्या किया, क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दिया, ज़्यादा कर दिया, और यहाँ पर वो बढ़ा हुआ नज़र भी आ रहा है। हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि जब हम एंगल आई यहाँ पर बनाते हैं, उसके मुकाबले पे एंगल आर बढ़ जाता है, यानी एंगल आई से बढ़ जाता है। और फिर हम एंगल आई को मज़ीद बढ़ाते हैं तो एंगल आर और बढ़ जाता है, यहाँ तक कि 90 डिग्री बन जाएगा। और जब हम इसको एंगल आई को और बढ़ाएंगे, मज़ीद बढ़ा देंगे, तो ये एंगल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अब वो 90 से ज़्यादा हो के जाएगा कहाँ, वापस अपने डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस नॉर्मल लाइन से अगर हम इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मेजर करें तो हमारे पास 90 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन इस सूरत में हुआ क्या कि सारी की सारी लाइट जो डेंसर मीडियम से, ये थर्ड जो हमारे पास लाइट रे आ रही है, इसकी बात कर रहा हूँ कि जितनी भी लाइट यहाँ से गई और स्ट्राइक की, लेकिन यहाँ पे वो कहाँ पे रेयर मीडियम में नहीं जा पाई, बल्कि सारी की सारी डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो गई। इस पूरे प्रोसेस को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। आइए अब हम इन पॉइंट्स को दोबारा से रीड करते हैं। When a light ray beam
When a light beam comes from denser medium to the rare medium, and angle of incidence become greater than the critical angle, then there is no refracted beam remains. कोई ऐसी बीम नहीं रह जाती जो रिफ्रैक्ट होके रेयर मीडियम में यहाँ पे वाइट पोर्शन में कहीं आती हुई नज़र आ जाए। चुनाचे हमारे पास होल द बीम रिफ्लेक्ट्स बैक इंटरनली इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, सारी की सारी बीम वो रिफ्लेक्ट बैक होके डेंसर मीडियम में आ जाती है। सच रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसे रिफ्लेक्शन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसलिए कि ये पूरी की सारी बीम जितनी भी थी वो रिफ्लेक्ट बैक होके डेंसर मीडियम में आ चुकी है। अब अगर हम इसको दोबारा से यहाँ पे रिवाइज करते हैं इस टॉपिक को, तो हम ये देख रहे हैं कि लाइट बीम, ये वो पॉइंट्स हैं जिनको देख के, जिनको समझ के हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। यानी लाइट बीम कम्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, ये पहला पॉइंट है, इसके अगेंस्ट नहीं जाना है। ये पिक्चर नंबर 1, 2, 3 में हमारे पास ये नंबर 1 और ये नंबर 2 और ये नंबर 3, इन तीनों में ऐसा ही हो रहा है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट रे जा रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ये पिक्चर 2 में हमें नज़र आता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है, तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, और ये 90 डिग्री के बराबर होना ही असल में इस बात की निशानदही करता है कि एंगल आई इस वक्त क्रिटिकल एंगल के बराबर है। There is no refracted beam remains। पिक्चर 3 में आप देखें कोई भी ऐसी बीम नज़र नहीं आ रही जो रिफ्रैक्ट होके रेयर मीडियम में पहुंच जाए, यानी वाइट पोर्शन में इस वक्त कोई बीम निकलती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। होल द बीम रिफ्लेक्ट्स बैक इंटरनली इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, पिक्चर नंबर 3 में हमें ये भी नज़र आता है कि सारी की सारी बीम रिफ्लेक्ट बैक होकर डेंसर मीडियम में आ जाती है। इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। क्रिटिकल एंगल हमने अब जैसे बताया कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये बात जहन में रखें, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप ये जानते हैं कि हमारे पास ये एंगल ऑफ यानी क्रिटिकल एंगल जो है वो हमारे पास क्या होता है। क्रिटिकल एंगल हमारे पास दरअसल वो होता है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास 90 डिग्री हो जाए, और उसके नतीजे में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। मैं फिर रिपीट कर दूं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसके नतीजे में जो बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जो फर्स्ट मीडियम में यानी डेंसर मीडियम में है वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। इसकी समरी के लिए हमने यहाँ पर पॉइंट्स यही लिखे हैं। तो एक तो ये बात जहन में रखनी है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाएगी, लाइट ट्रैवल करेगी, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगा, कोई रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड बीम आपके पास नहीं बचेगी। जो वाइट पोर्शन हमारे पास रेयर मीडियम का है उसमें निकलती भी नज़र कोई भी नहीं आ रही, वहाँ कोई भी नहीं होगी। होल द बीम रिफ्लेक्ट्स बैक इंटरनली इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, यानी सारी की सारी बीम जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होके डेंसर मीडियम में आ जाएगी। आम नॉर्मल लाइफ में हमारे पास इसके बहुत फ़ायदे हैं। जब सबमरीन समंदर के अंदर सफ़र कर रही होती है तो उसको बाहर का जायज़ा लेने के लिए समंदर के बिल्कुल करीब लेकिन बिनेथ द लेवल ऑफ द सी जाना पड़ता है। अब वो है तो अंदर ही लेकिन सतह समंदर से बहुत करीब होती है। वहाँ पर एक पेरिस्कोप इस्तेमाल की जाती है जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए से वो बाहर के तमाम व्यूज़ का जायज़ा ले लेती है। इसी तरह ऑप्टिकल फ़ाइबर में भी हमारे पास ऑप्टिकल फ़ाइबर एक वो मटेरियल होता है जिसमें सारी की सारी बीम्स इंटरनली रिफ्लेक्ट होती हैं और टोटल आउटपुट हमें वहाँ से मिल जाता है, कोई बीम ज़ाय नहीं होती। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसी तरह से हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।